Good morning, everyone. Today we are going to study the cell division mitosis. This will be the part of one of mitosis, and in next lecture we will study the meiosis. Cell division. This lecture will be based on NCERT. NCERT lines will be there. सेल डिवीज़न, जैसे हमें पता है हमारी लाइफ जो होती है एक सिंगल सेल के साथ स्टार्ट होती है, ज़ायगोट के साथ, और वो सिंगल सेल फर्दर डिवाइड करता रहता है और उसके डिवीज़न से एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज़म जो है वो एग्जिस्ट करता है. बिकॉज द सेल कीप्स ऑन डिवाइडिंग, it will first grow, the cell will grow firstly, then it will divide into two daughter cells. So NCERT सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछती है, आर यू अवेयर that every organism start their life from a single cell, that is zygote? So the answer is cell division. By the process of cell division, the cell divides into two daughter cells. Cell division is of two types, mitosis and meiosis. The cell division is a complex process. Cell division, there is a cycle known as cell cycle. सेल साइकिल. जो हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न होती है, कोई भी सेल डिवाइड करता है, वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है. पहले उसमें जैसे एक कोऑर्डिनेटेड वे में प्रोसेसेस होते हैं. सबसे पहले सेल जो है वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ अटेन करता है. सेल की ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज़ होता है. जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ता रहता है. फिर साइटोप्लाज्म जब इंक्रीज़ हो जाता है, फिर सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो बड़े होते हैं. और फिर जो हमारा एक रेशो होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, वो डिस्टर्ब हो जाता है. न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म के साथ जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करता रहता है और न्यूक्लियस जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो नहीं करता. तो इनकी रेशो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है. इनकी रेशो से जो डिस्टर्बेंस होती है तो सेल क्या करता है, सेल डिवाइड कर जाता है ताकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशो जो है वो इक्वल हो सके. सेल डिवीज़न में होता क्या है, सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है. डीएनए जो है वो दुगना हो जाता है पहले से. सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, और सेल की जो है वो डेवलपमेंट होती है. सभी ऑर्गेनेलीज जो है वो ट्वाइस हो जाते हैं ताकि वो डिवाइड होकर अपने जो प्रोजनी है उनमें प्रॉपर उनका डिवीज़न हो सके, ऑर्गेनेलीज का भी और साइटोप्लाज्म का भी और न्यूक्लियस का भी. जो हमारा डीएनए मटेरियल होता है, क्रोमैटिन, वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. इसलिए सेल डिवीज़न को कोऑर्डिनेटेड मैनर में सेल डिवाइड करता है. सेल की ग्रोथ होना, फिर उसमें डिवीज़न होना, और फिर जब जो टू डॉटर सेल्स होते हैं वो फर्दर ग्रो होते हैं. उनके जो फर्दर ग्रोथ होने के बाद उनमें जो सब ऑर्गेनेलीज होते हैं वो डिवाइड करते हैं, वो टू हो जाते हैं, और देन हमारा जो पूरा सेल है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसको हम साइकिल कहते हैं, और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में ये साइकिल होता है. एक प्रॉपर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये साइकिल जो है वो होता है. सो एनसीईआरटी क्या कहती है, कहती है
the sequence of events in a coordinated manner the sequence of events in a coordinated manner where cell grows to its maximum size. Cell growth takes place, DNA replication, so that it may divide into two daughter nuclei, two daughter cells. एक प्रॉपर सीक्वेंस में ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, सभी सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो डुप्लीकेट करते हैं और फिर सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, डॉटर सेल और यू कैन से द प्रोजेनी. So this was the introduction of cell cycle. अब एनसीईआरटी में ऐसा एक डायग्राम है, आपने देखा होगा, जिसमें हम सेल साइकिल स्टडी करते हैं. हम जब सेल साइकिल को स्टडी करते हैं वो स्टडी हम 2 फेजेस में करते हैं, इंटरफेज और 95% जो होता है वो इंटरफेज होता है. सेल साइकिल में 95% जो होता है वो इंटरफेज होता है. इंटरफेज जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. इंटरफेज के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, G1, S फेज एंड G2 फेज, और 5% जो होता है वो मियोटिक फेज होता है, माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज, इंटरफेज और माइटोटिक फेज. This is G1, this is S phase and this is G2 phase. This is M phase और माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज़ के फर्दर पार्ट्स होते हैं वो हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे G1 फेज़. सबसे पहले जो इंटरफेज़ होता है ये एक प्रेपरेटरी फेज़ होता है. इसमें सेल जो है वो प्रेपरेशन करता है सो दैट वो डिवाइड कर सके, और प्रेपरेशन जो है वो 90% होता है सेल डिवीज़न का. इट टेक्स अबाउट 95% ऑफ द सेल डिवीज़न. G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़. G1 फेज़ को हम ग्रोथ फेज़ 1 और गैप फेज़ 1 भी कहते हैं. गैप फेज़ 1, S फेज़ और यू कैन से सिंथेटिक फेज़. G2 फेज़. G2 इज़ अगेन गैप 2 फेज़ और माइटोटिक. इसके कुछ और भी नाम होते हैं वो हम आगे देखेंगे. माइटोटिक के फर्दर 5 पार्ट्स होते हैं. इसमें भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस सेपरेट होते हैं. कैरियोकाइनेसिस के 4 पार्ट्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. ये है हमारे कैरियोकाइनेसिस के 4 पार्ट. एक मिनट, यहाँ तक हमारी हो गई कैरियोकाइनेसिस. ये जो हमारा पोर्शन है इतना वो कैरियोकाइनेसिस का है, और ये है हमारा साइटोकाइनेसिस.
साइटोकाइनेसिस। ओके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे माइटोसिस में। और ये कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, ये है हमारा एम फेज। सो हम स्टार्ट करते हैं G1 फेज से। G1 फेज इज़ द लॉन्गेस्ट वन। पूरे सेल साइकिल में जो G1 फेज़ होता है वो हमारा लॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनलीज है इसमें डिवाइड करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। जो भी हमारे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द वो इसी में डुप्लीकेट होते हैं। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है सेल डिवीज़न के लिए वो सभी हमारे पास आ जाता है। ATP बन जाते हैं, फिर हमारे पास अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं, प्रोटीन्स सिंथेसिस हो जाता है। साइड बाय साइड लिखती हूँ। ATP formation takes place, amino acid formation takes place, protein synthesis will be there. Most of the cell organelles forms here. ATP, amino acids, protein synthesis, जो भी हमें प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है वो जो है वो G1 में सिंथेसिस होते हैं। और G1 जो होता है वो हमारा लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट इन द सेल डिवीज़न। इंटरफेज में भी सबसे ज़्यादा जो होता है वो लॉन्गेस्ट G1 फेज़ ही होता है। इसे हम ग्रोथ फेज़ 1 कहते हैं और गैप फेज़ 1 भी कहते हैं। जो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट ऑर्गेनलीज है वो इसमें डुप्लीकेट हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द। एंड कमिंग ऑन टू द सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज का जो मेन पर्पस है इसमें होता है DNA डुप्लीकेशन। DNA जो है वो हमारा रेप्लिकेट हो जाता है, DNA हमारा रेप्लिकेशन हो जाता है DNA की। देन क्रोमोज़ोम रेप्लिकेट हो जाता है, क्रोमोज़ोम का डुप्लीकेशन हो जाता है, ये डुप्लीकेट कर जाते हैं क्रोमोज़ोम और DNA रेप्लिकेशन हो जाती है। और इसके अलावा हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, जो इसमें सिंथेसाइज होता है एस फेज़ में। एस फेज़ में थ्री की इवेंट्स हो रहे हैं: DNA रेप्लिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोज़ोम एंड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो DNA की पैकेजिंग में हेल्पफुल होता है। जो हमारा DNA है वो 2.2 मीटर्स के साइज़ का होता है और उसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही टाइट होती है। हिस्टोन प्रोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पैकेजिंग। हिस्टोन प्रोटीन इज़ यूज्ड इन अ पैकेजिंग ऑफ DNA, जो है वो हमारा एस सिंथेटिक फेज़ में सिंथेसाइज हो जाता है। G2 फेज़ में RNA synthesis and few protein synthesis. Few proteins will be synthesized in G2 phase. RNA will be synthesized in G2 phase. प्लस हमारे पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो भी हमें G2 में मिलता है। G2 में ये प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। दिस इज़ रिक्वायर्ड इन द माइटोसिस फेज। ओके, RNA protein and important protein is tubulin. अभी जो G1 फेज़ है इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये M फेज़ के बाद में आता है। G1 फेज़ M फेज़ जब हो जाता है तो फिर सेल जो है वो G1 फेज़ में एंटर करता है। तो G1 फेज़ को हम पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। इसका एक और नेम है हमारे पास G1 फेज़ का, that is post mitotic phase. Post mitotic phase। G1 का नाम है पोस्ट माइटोटिक फेज़ बिकॉज वो M फेज़ के बाद में आता है, तो पोस्ट। ओके, और S फेज़ के ये पहले आता है। G1 फेज़ S फेज़ के पहले आता है तो हम इसको प्री साइनेप्टिक फेज़ भी बोल सकते हैं। प्री साइनेप्टिक फेज़।
पोस्ट माइटोटिक फेज़, प्री साइनेप्टिक फेज़, ग्रोथ फेज़ 1 और गैप फेज़ 1, ये सभी जो नेम्स है वो G1 फेज़ के नेम्स है। G1 फेज़, ओके। इसमें होता है क्या है, ATP सिंथेसिस, ANA सिंथेसिस, ATP सिंथेसिस, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, प्रोटीन एंड RNA सिंथेसिस, और उसके अलावा जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं वो सिंथेसाइज होते हैं G1 फेज़ में। उसके अलावा जो हमारा G1 है ये लॉन्गेस्ट होता है पूरा इंटरफेज़ में, और पूरा हमारे सेल साइकिल में जो G1 फेज़ है वो लॉन्गेस्ट होता है। एस फेज़ में हमारे पास, एस फेज़ को हम सिंथेटिक फेज़ बोलते हैं, और इसमें 3 की इवेंट्स होते हैं, DNA रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन, ओके। G2 फेज़ को हम गैप फेज़ 2 बोल सकते हैं, ग्रोथ फेज़ 2 बोल सकते हैं, ग्रोथ फेज़ 2 भी कह सकते हैं, और ये सिंथेटिक फेज़ में बाद में आता है तो इसको हम पोस्ट सिंथेटिक फेज़ भी कहते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज़। और माइटोसिस के पहले होता है तो प्री माइटोटिक फेज़, प्री माइटोटिक फेज़, ओके। एस फेज़, G2 फेज़, और इसमें G2 फेज़ में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलीज जो है वो डुप्लीकेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, and Golgi apparatus. These are the organelles which duplicate in the G2 phase, okay. ये था हमारा इंटरफेज, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। अब कैरियोकाइनेसिस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस and kinesis means division of the nuclei is known as karyokinesis. Karyokinesis is further divided into 4 parts. इसके 4 parts होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है और हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है, 2 प्रोजेनी सेल्स और डॉटर सेल्स हमें मिल जाते हैं, जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ DNA प्रेजेंट होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोटिक डिवीज़न में जो हमारे पास की फीचर है वो ये है, ये माइटोटिक डिवीज़न इज़ द इक्वेशनल डिवीज़न। ये इक्वेशनल डिवीज़न है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो वैसे ही होते हैं जो पेरेंट सेल में होते हैं। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम हमारे पास डॉटर सेल्स में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी हैव 46 chromosomes, then डॉटर सेल्स में भी हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे, मीन्स क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन कांस्टेंट, ओके। इनके अलावा हमारे पास एक और फेज़ होता है, कुछ सेल्स में वो होता है, एंड दैट इज़ क्विसेंट स्टेज। दिस इज़ द क्विसेंट स्टेज। हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होते हैं, बट वो सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो फर्दर डिवाइड ही नहीं करते। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल NCERT में हमें एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है हार्ट सेल्स का। हमारे हार्ट सेल्स जो हैं वो फर्दर डिविजन्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो एक स्टेट में चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज में क्या होता है, जो सेल है वो डिवाइड नहीं करता, बट मेटाबॉलिकली बहुत फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट क्विसेंट स्टेज में एंटर कर जाता है, फर्दर डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं G0 फेज़ में। इसमें उनको लगता है कि इसने जो है वो एग्ज़िट कर दिया है पूरा सेल साइकिल,
ओके। बट क्विसेंट स्टेज ने एग्जिट नहीं किया, उसने सिर्फ G1 फेज़ को एग्जिट किया है, पूरे सेल साइकिल को एग्जिट नहीं किया। बिकॉज़ इसमें जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनको हम सेल डिवीज़न के दौरान, अगर हम चाहें कि वो सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करें तो वो सेल डिवीजन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली इसमें पार्टिसिपेट सेल डिवीज़न में नहीं कर सकते हैं, बट हम ये कहते हैं कि वो G1 को एग्जिट कर जाते हैं, G1 को एग्जिट करते हैं और सेल साइकिल को सस्पेंड करते हैं। दे एग्जिट G1। G1 में फर्दर एंटर नहीं होते, बट इन सम केसेस दे आर स्टार्ट फर्दर डिवाइडिंग एंड दे विल एंटर इनटू इट। सेल साइकिल में एंटर कर सकते हैं बट एग्जिट कर जाते हैं G1 को। सो दिस वॉज द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द NCERT। इसमें हमने G1 पढ़ा। G1 में हमने पढ़ा कि ये ग्रोथ फेज़ 1 है, गैप फेज़ 1 है, माइटोसिस के बाद में होता है, इसे हम पोस्ट माइटोटिक फेज़ बोलते हैं। सिंथेटिक फेज़, ये जो है वो सिंथेटिक फेज़ के पहले होता है, तो इसको हम प्री सिंथेटिक फेज़ बोलते हैं। ओके। ग्रोथ फेज़ 1, गैप फेज़ 1, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनलीज डुप्लीकेट हियर। जो भी सेल ऑर्गेनलीज है हमारे पास उनका डुप्लीकेशन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनलीज का G1 में ही होता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है इंटरफेज़ में। ये जो हमारा पोर्शन है वो सारा इंटरफेज़ का है, ये वाला पोर्शन जो है हमारा सारा इंटरफेज़ का है और G1 इज़ द लॉन्गेस्ट। ATP सिंथेसिस हो जाते हैं, अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं, RNA सिंथेसिस हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। जो भी हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है सिंथेसिस के लिए, सेल डिवीज़न के लिए, वो G1 में रेडी हो जाता है। और एस फेज़ में सिंथेटिक फेज़, एस फेज़ इज़ द सिंथेटिक फेज़। इसमें जो DNA वो हमारा डबल हो जाता है, DNA जो है वो रेप्लिकेट कर जाता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका डुप्लीकेशन हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर दी प्रोटीन्स विच आर यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ द DNA। हमारा जितना भी DNA है वो पैकेजिंग में हेल्प करता है हिस्टोन प्रोटीन, और ये सिंथेटिक फेज़ में सिंथेसाइज हो जाता है। गैप फेज़, G2 फेज़, गैप फेज़, ग्रोथ फेज़ 2, सिंथेसिस सिंथेटिक फेज़ के बाद में होता है, तो पोस्ट सिंथेटिक फेज़ बोल सकते हैं। माइटोसिस M फेज़ के पहले होता है, तो M फेज़ के पहले होता है तो प्री माइटोटिक फेज़ बोल सकते हैं। ओके। G2 फेज़ में की इवेंट्स क्या क्या होते हैं? RNA का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ट्यूबलिन प्रोटीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोटीन विच विल बी यूज्ड इन द सेल डिवीजन। सो हम ट्यूबलिन का रोल देखने वाले हैं। ट्यूबलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन G2 फेज़ में हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडीज़ आर सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज़। और ये आ गया हमारा कैरियोकाइनेसिस के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, 4 पार्ट्स, एंड साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज़ द साइटोकाइनेसिस। This was the diagram of NCERT. अब हमने कहा जो इंटरफेज़ है हमारा, वो हमारा होता है प्रेपरेशन का फेज़। प्रेपरेटरी फेज़ होता है सेल का, जिसमें सेल जो है वो प्रिपेयर करता है खुद को ताकि सेल जो है वो आगे फर्दर डिवाइड कर सके। और इंटरफेज़ जो है होता है पूरी सेल डिवीज़न का 95% पार्ट होता है। पूरी सेल डिवीज़न का 95% पार्ट जो होता है वो इंटरफेज़ होता है, और ये एक प्रेपरेटरी फेज़ होता है जिसमें प्रेपरेशन होती है ताकि सेल डिवाइड कर सके। इंटरफेज़ में ह्यूमन सेल जो है उनका जो सेल डिवीज़न का टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है। 24 आवर्स है, जिसमें 23 आवर्स जो है 23 आवर्स जो हैं वो इंटरफेज़ का टाइम है, इंटरफेज़ का, एंड रेस्ट ऑफ द 1 आवर इज़ यूटिलाइज्ड इन द माइटोटिक फेज़।
इंटरफेस डिपेंड्स अपॉन सेल टू सेल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इंटरफेस किस पर डिपेंड करता है? सेल टू सेल, किस तरह का सेल है, सेल टू सेल डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन सेल में टाइम पीरियड कुछ और है, 24 आवर्स है, और यीस्ट में इसका टाइम पीरियड है 90 मिनट्स। इट विल टेक 90 मिनट्स टू डिवाइड। ये एनसीईआरटी में गिवन है। अब जो माइटोसिस है वो होती किस में है? माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। एनिमल्स के केस में माइटोटिक डिवीजन जो है वो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मीन्स ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स आर द सोमैटिक सेल्स। All the cells of our body except gametes you can say are the somatic cells। जितने भी हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स हैं, एनिमल्स में जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं सोमैटिक वाले, उनमें माइटोसिस ही होती है, और माइटोसिस की वजह से हमें एक मिलियंस ऑफ सेल्स का ऑर्गेनिज्म मिलता है। एक सिंगल सेल से मिलियंस ऑफ सेल का ऑर्गेनिज्म माइटोसिस से ही बनता है। और इसमें एक एक्सेप्शन है एनिमल्स के केस में, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। इसमें एक्सेप्शन है ड्रोन्स मीन्स मेल हनी बीज। ये एनिमल्स का एक्सेप्शन है। इसमें जो है वो हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस हो जाती है। वैसे तो माइटोसिस होती है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में। डिप्लॉयड मीन्स 2n। ओके, क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस। क्रोमोसोम स्पेयर में होते हैं, सो डिप्लॉयड 2n। ओके, एंड सोमैटिक मीन्स ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एक्सेप्ट द गैमीट्स। इसकी एक्सेप्शन ये है, हमारी एक्सेप्शन जो एनसीईआरटी में गिवन है। ड्रोन्स और द मेल हनी बीज, हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस हो सकती है इस केस में। प्लांट्स में केस में माइटोसिस हो जाती है। किसमें डिप्लॉयड सेल्स में भी हो जाती है और हैप्लॉइड में भी हो जाती है, दोनों में हो सकती है। बट एनिमल्स के केस में डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होती है। एक्सेप्शन इज़ द मेल हनी बीज, एंड द प्लांट्स में डिप्लॉयड में भी हो सकती है, पेरेंट हैप्लॉइड में हो सकती है। प्लांट्स में होता है हमारे पास मेरिस्टम में रैपिड सेल डिवीजन होती है। सेल्स जो है वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं मेरिस्टम में विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, माइटोसिस के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 फेजेस होते हैं माइटोसिस के। पहला है प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। 4 फेजेस होते हैं कैरियोकाइनेसिस में।
कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस होते हैं। इन फेजेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? अब इसमें जो डायग्राम्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। डायग्राम्स के बिना आपको विजुलाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। सो आई विल मेक अ डायग्राम ओवर हियर। सो प्रोफेज is a phase in which prophase is actually marked by the condensation of the chromatin। क्रोमैटिन जो हमारे पास होता है वो एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए ऐसा पतला सा मटेरियल होता है जिसमें डीएनए मटेरियल होता है। जीनोम हमारा डीएनए इसमें होता है, जो कि एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रोफेज में क्या होता है, ये जो हमारा थिन क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन मटेरियल ये जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो टैंगल्ड फॉर्म ये जो है ना वो टैंगल्ड फॉर्म में है, उलझा हुआ है जैसे, तो वो सीधा होना स्टार्ट हो जाता है। अनटैंगल्ड से टैंगल्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये उलझे हुए जो क्रोमैटिन है वो सीधे होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो है वो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड हुए थे। ये हमारे क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए थे एट द एस फेज़ में इनका डुप्लीकेशन हुआ था, और इसमें जो है वो रेज़ निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो रेस निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं क्रोमोसोम से, इनको हम बोलते हैं एस्टर रेस। क्या बोलते हैं? एस्टर रेस बोलते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो धीरे धीरे ऑपोजिट पोल्स पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारे ऑपोजिट पोल्स पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो डायग्राम है ये अर्ली प्रोफेज की है। ये अभी पोल्स पर जा रहे हैं, क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है, और हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमारे जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं और जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होना स्टार्ट हो गया। इट इज़ मार्क्ड, प्रोफेज इज़ मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन। जो हमारे थिन धागे होते हैं क्रोमैटिन के, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो अनटैंगल्ड ऐसे उलझे हुए होते हैं वो सीधे होना स्टार्ट हो जाते हैं, टैंगल्ड पोजीशंस में आ जाते हैं, और हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर जाते हैं। उसमें से रेस निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं जिनको हम बोलते हैं एस्टर रेज। और फिर इसमें से लेट प्रोफेज के दौरान इसमें से स्पिंडल फाइबर्स निकल जाते हैं। तो ये कैसा दिखता है? अभी जब क्रोमोसोम्स होते हैं ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। अभी ये है इनका अनटैंगल्ड फॉर्म, ये है इनका टैंगल्ड फॉर्म, तो ये अनटैंगल्ड हो जाते हैं। ठीक है, उलझे हुए पहले होते हैं, पहले उलझे हुए हो जाते हैं, फिर जो है वो सीधे होने स्टार्ट हो जाते हैं, कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं, एकदम थिक होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज क्या होता है? लेट प्रोफेज में अभी क्या होता है? लेट प्रोफेज में जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डिसअपेयर हो जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपेयर होने लगती है। बाय द एंड ऑफ लेट प्रोफेज जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट कर जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी एट द लेट प्रोफेज। गोल्जी अपैरेटस डिसअपेयर्स हो जाएंगे, और हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो
हमारे पोल्स पर पहुंच जाएंगे, एस्टर रेज निकली होंगी और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है और जो क्रोमोसोम्स है वो हमारे अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो एस्टर रेज प्लस स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में, हमारे प्रोफेज के पार्ट में एनसीईआरटी की एक लाइन है जिसमें ये मेंशन है कि एस्टर रेज प्लस स्पिंडल फाइबर्स इनको हम बोलते क्या है, माइटोटिक अपैरेटस। दिस इज अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी। सेंट्रोसोम्स में निकले एस्टर्स, स्पिंडल फाइबर्स, और लेट प्रोफेज में सभी डिसअपेयर हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपेयर हो जाती है। हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे दिखते हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो धागा है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है, पूरा कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, कंडेंस होता है और फिर वो ऐसी शेप ले लेते हैं क्रोमोसोम्स। और एस्टर रेज जो हैं, एस्टर रेज प्लस स्पिंडल फाइबर्स मिलके माइटोटिक अपैरेटस बनाते हैं। सो दिस वाज अकॉर्डिंग टू द लेट प्रोफेज। अभी मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज को आप ऐसे याद रख सकते हो, मेटा इज इक्वल टू मोटा। इसमें क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं बहुत ही थिक हो जाते हैं, मैक्सिमम जितना कंडेंस वो हो सकते थे उतना कंडेंस कर जाते हैं हमारे क्रोमोसोम्स, बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। वो मोटे होकर फिर ऐसे दिखते हैं, क्रोमोसोम्स ऐसे दिखते हैं। इसमें सबसे पहले तो की इवेंट यही है कि मेटाफेज इज़ मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ द मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल जितना कंडेंस हो सकता है वो इस फेज़ तक हो जाता है और उसकी कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है। और इसलिए हम बोलते हैं, अगर हमने मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना है ऑफ क्रोमोसोम्स, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का हमें बेस्ट स्टडी करना है तो वो इसी फेज़ में हो सकता है, मेटा फेज़ में ही हो सकता है। बिकॉज़ क्रोमोसोम्स आर, जो क्रोमैटिन मटेरियल है हमारा सबसे ज़्यादा कंडेंस इसी फेज़ में होता है। सो मॉर्फोलॉजी की बेस्ट स्टडी इसी फेज़ में हो सकती है, क्योंकि जो हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखेंगे तो ये बेस्ट व्यू देगा। ये एनसीईआरटी में मेंशन है लाइन। अब पहला तो इसका की इवेंट यही हो गया, ये था कि हमारा जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और वो सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। अब देखिए, ये है हमारा सेल और ये है हमारे सेल का सेंटर। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? इस सेंटर को हम बोलते हैं इक्वेटर ऑफ द सेल। और यहाँ पर हमारे होंगे क्रोमोसोम्स अलाइन, दे विल बी अलाइन लाइक दिस। तो क्या होता है मेटाफेज में, जो हमारे सबसे पहले एस फेज़ में क्या हुआ था? एस फेज़ में जो हमारे पास था वो क्रोमैटिन था और वो हमारा जो डीएनए मटेरियल था वो डुप्लीकेट हो गया था। डीएनए मटेरियल डुप्लीकेट हो गया था, 2C से 4C हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा डीएनए वो डुप्लीकेट हो जाता है
रेप्लिकेशन डीएनए का हो जाता है और वो ट्वाइस हो जाता है जितना पहले होता है। तो फॉर एग्जांपल पहले था 2C और फिर S फेज़ के बाद वो हो जाता है 4C। जब ये 4C होता है तो फिर जो हमारा क्रोमेटिन है उसके 2 धागे हो जाते हैं। ऐसे हमारे पास ये पहले तो हमारे पास S फेज़ के पहले ये ऐसा होता है, ये था हमारे पास S फेज़ में, सॉरी G फेज़ में सपोज ये ऐसा था, G फेज़ में समझ लो कि आप ऐसा था। एक हमारे पास क्रोमेटिड था और इसमें एक थ्रेड था डीएनए का, एक धागा था डीएनए का, इसको हम बोलते थे एक क्रोमोसोम। ओके, और आफ्टर द एस फेज़ के बाद में क्या हुआ, एस फेज़ में हमें पता है जो हमारा थ्रेड डीएनए का जो हमारा धागा होता है वो रेप्लिकेट हो जाता है, हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। तो फिर जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है इसमें हमारे पास ये पूरा हो जाता है हमारे पास क्रोमोसोम। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक आर्म थी और इसमें इसकी 2 आर्म्स हैं। इसको डीएनए को होल्ड करने के लिए एक आर्म थी, मींस इसका एक क्रोमेटिड, फॉर एग्जांपल दिस, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में सिर्फ एक क्रोमेटिड है, इसमें ये पूरा क्रोमेटिड है। ओके, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है इन G1 फेज़। और G2 फेज़ में क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुई और वो जो हमारा डीएनए का हमारा क्रोमेटिन मटेरियल था, डीएनए था, वो रेप्लिकेट हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन से हमारे पास ऐसी 2 क्रोमेटिड बन गई, एक क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड। अब हमारे पास कितनी क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, क्रोमोसोम नंबर इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, बट जो क्रोमेटिड हैं वो 2 हो जाते हैं। They are sister chromatids between them. They will be the sister chromatid between them. Okay. They both are the sister chromatid. Okay. These are the sister chromatids. This was before S phase, means in G1 phase the chromosome was like this. ओके, देयर वॉज 1 क्रोमेटिड और इसमें एक पतला सा धागा होता है जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है। और G1 फेज़ में ये ऐसा दिखता है। एस फेज़ में क्या होता है, एस फेज़ हमें पता है सिंथेटिक फेज़ है। सिंथेटिक फेज़ में का मेन पर्पस क्या था, उसमें जो डीएनए था वो डुप्लीकेट कर जाता है, डीएनए डुप्लीकेट हो गया। अभी डीएनए जब डुप्लीकेट होगा तो इसमें क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, क्रोमोसोम तो सिर्फ एक रहेगा, बट जो हमारे पास डीएनए डबल हुआ है उसकी वजह से एक और क्रोमेटिड हमारे पास आ जाता है। ये एक पर्टिकुलर सिंगल क्रोमेटिड और ये एक क्रोमेटिड है। ये आपस में दोनों क्या है, ये आपस में दोनों हम इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं आपस को, सिस्टर क्रोमेटिड। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, सिंथेटिक फेज़ में आफ्टर द एस फेज़ जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर तो सिर्फ एक रहता है, या पहले भी एक था और बाद में भी एक क्रोमोसोम नंबर, बट क्रोमेटिड जो है वो डबल हो जाते हैं। जैसे पहले इसमें एक क्रोमेटिड था, फिर इसमें 2 क्रोमेटिड हो गए हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट होता है, इसमें डीएनए था 2C और इसमें डीएनए एस फेज़ के बाद डीएनए हो जाता है 4C। जो डीएनए है वो डबल हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। पहले हम इसको एक क्रोमोसोम बोलते थे, अब इसको एक क्रोमोसोम बोलेंगे, बट इसमें क्रोमेटिड्स 2 होंगे और इसमें क्रोमेटिड 1 होता है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं हमारे मेटाफेज़ पर। मेटाफेज़ में जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, मेटाफेज़ में जो है वो प्रॉपरली कंडेंस हो जाता है हमारा डीएनए। इनफैक्ट दिस वाज मार्क्ड बाय, एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है कि एनसीईआरटी में ऐसे ही लाइन मेंशन की हुई है उन्होंने कि मेटाफेज़ इज़ मार्क्ड बाय द इनिशिएशन और द कंडेंसेशन ऑफ द metaphase is marked by the condensation of the chromatids. पहला इसमें की इवेंट्स क्या था, वो हमारा जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो पूरा कंडेंस हो जाता है, धागे जो हमारे थिन थे वो थिक हो जाते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास ये है हमारा इक्वेटर और ये सेंटर ऑफ द सेल यानी कि इक्वेटर में ऐसे अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज़ में। मेटाफेज़ के 2 इवेंट्स क्या हैं, मेटा मीन्स मोटा, हमारे पास जो है
वो क्रोमोसोम्स मोटे हो जाते हैं। पहले ऐसा क्रोमोसोम थे, G1 के पहले ऐसा फेज़ था, ऐसे क्रोमोसोम्स थे G1 में, और ऐसे क्रोमोसोम्स हो जाते हैं एस फेज़ में। और यही आगे यही जो हमारे पास होते हैं, ये फिर बाद में हमारे पास मोटे होते रहते हैं, होते रहते हैं, कॉन्डेंस होते रहते हैं, और कॉन्डेंस होने के बाद ये अपने आप को ऐसे इक्वेटर के अलॉन्ग अलाइन कर लेते हैं, इक्वेटर के साइड में ऐसे अलाइन कर देते हैं। और वन थिंग मोर, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, इन दो क्रोमैटिड जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड हैं, उनको होल्ड कर रखता है ये हमारा सेंट्रोमेयर। दिस इज़ नोन एज आवर सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये हमारा होता है सेंट्रोमेयर, ठीक है। इसका पर्पस, इसका फंक्शन क्या है? सेंट्रोमेयर जो होता है वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को एक साथ रखता है। हमारा जो सेंट्रोमेयर होता है वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ रखने में हेल्प करता है। और इसके साइड में ऐसे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके साइड में ऐसे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स। हम इन डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर्स बोलते हैं हम इन डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर को, काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है, मींस इनका जो नेचर है वो न्यूक्लिक एसिड, ये जो काइनेटोकोर्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो ये हो गया इनका केमिकल नेचर, ठीक है। काइनेटोकोर्स न्यूक्लियोप्रोटीन से बनते हैं और इनका केमिकल नेचर है ये न्यूक्लियोप्रोटीन, एंड दे आर प्रेजेंट हियर, दे आर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स। और ये हेल्प कहाँ करते हैं? जो हमारा स्पिंडल फाइबर्स है ना, जो इससे अटैच होता है, हमारा जो स्पिंडल फाइबर है वो इससे अटैच होता है। अभी आपको अच्छे से शो नहीं होगा, वैसे स्पिंडल फाइबर इसी से अटैच है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर से अटैच होता है। अभी होता क्या है? सबसे पहले तो मेटाफेज के 2 इवेंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पहला ये कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे मोटे हो जाते हैं, हमारा कंडेंसेशन जो है वो प्रॉपरली होता है, जितना भी वो कंडेंस कर सकते हैं वो मेटाफेज तक कंडेंस कर चुके होते हैं, और मेटाफेज का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, और वो जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर पर आकर अलाइन हो जाते हैं। सेंटर पर अलाइनमेंट इनका हो जाता है इक्वेटर पर, और जो इक्वेटर पर अलाइन होता है, ये जो हमारी प्लेट जहाँ पर अलाइनमेंट हुआ है अभी, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? इस प्लेट को, इस रीजन को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। यहाँ पर सेंटर ऑफ द इक्वेटर में अलाइन हो जाते हैं, मेटाफिजिक प्लेट पर अलाइन होते हैं, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं। दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। बताया था ना आपको पहले, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर अटैच्ड हो जाते हैं। तो हमारे की इवेंट्स यही थे मेटाफेज के। एनाफेज, अभी एनाफेज में क्या होता है? मेटाफेज हो गया, अभी एनाफेज में क्या होता है? हमने ये देखा था कि मेटाफेजिक प्लेट पर सभी जो क्रोमोसोम्स हैं वो आकर अलाइन हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर्स, ठीक है। अब जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो डिसइंटीग्रेट हुए, तो जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो स्ट्रेच हुए, डिसइंटीग्रेट हुए, और जो सेंट्रोमेयर था उस पर प्रेशर हुआ। ये जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स थे वो डिसइंटीग्रेट हो गए। डिसइंटीग्रेट होने से हुआ क्या? हमारा जो सेंट्रोमियर था वो ब्रेक हो गया। सेंट्रोमियर के ब्रेक होने से ये जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होने से दे विल मूव टुवर्ड्स द पोल। जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं वो खुद तो डिसइंटीग्रेट करेंगे, और साथ में हमारे जो सेंट्रोमेयर्स हैं उनको भी
फोर्स प्रोवाइड करेंगे और ये पोल्स की तरफ खींचे चले आएंगे। सेंट्रोमेयर से अटैच कर कर काइनेटोकोर से ये अटैच था हमारा स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर्स के टेंशन से स्पिंडल फाइबर्स जैसे ही डिसइंटीग्रेट होते हैं तो यहाँ पर फोर्स लगता है, जिसमें हमारा सेंट्रोमेयर जो है वो ब्रेक हो जाता है। सेंट्रोमेयर के ब्रेक होने से हमारे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो सेपरेट हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स के सेपरेट होने से ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। ये हमारे क्रोमोसोम्स मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। धीरे धीरे ये मूव करने लगते हैं स्पिंडल फाइबर्स के साथ में। कैसे मूव करते हैं? ठीक है, हमारा जो की इवेंट है वो इसमें यही है कि डिसइंटीग्रेट हो जाता है हमारा स्पिंडल फाइबर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स का जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और हमारे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सेंट्रोमेयर जो है वो ब्रेक हो जाता है। और देन दे विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, और वो धीरे धीरे पोल्स की तरफ जो है वो मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इस साइड मूव करेंगे और ये वाले जो हैं वो इस साइड मूव करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि एनाफेज में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है हमारे स्पिंडल फाइबर्स का। सो एंड में हमारे पास आता है टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज जैसा हमने किया था हमारे प्रोफेज में, जो भी इवेंट्स थे टीलोफेज में उनका ओपोजिट होता है। टीलोफेज में इनका ओपोजिट होता है। हमने एनाफेज में देखा था कि वो अपने ओपोजिट के मूव कर गए थे, ओपोजिट पोल्स की तरफ चले गए थे। अभी क्या होगा? ये हमारा सपोज ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गए हमारे जो क्रोमोसोम्स थे। अभी टीलोफेज में क्या होता है? धीरे धीरे हमारा जो क्रोमोसोम्स हैं वो फिर से कंडेंस से डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम स्टार्ट्स डीकंडेंसिंग। क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीकंडेंस हो जाते हैं, टैंगल्ड हो जाते हैं, फिर से उलझे हुए जैसे हो जाते हैं। जैसे हमने किया था प्रोफेज में क्या था? कंडेंस हो रहे थे, और इसमें जो है वो डीकंडेंस हो जाते हैं। पहले जैसे थिन धागे जैसे वो अपना आइडेंटिटी लॉस कर जाते हैं। इस पे ये एनसीईआरटी में ये बात मेंशन भी है कि टीलोफेज में हमारे जो क्रोमैटिन मटेरियल था वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया था। अभी जो है उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट्स, बिकॉज दे आर अगेन डीकंडेंसिंग, दे आर टैंगल्ड, और इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाती है टीलोफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। जो भी हमारे पास ऑर्गेनेलीज थे जो प्रोफेज में गायब हुए थे, प्रोफेज में डिसअपीयर हुए थे, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडीज़,
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, जो भी हमारे ऑर्गेनलीज लेट प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, वो सभी रीफॉर्म हो जाते हैं टीलोफेज में। फर्स्ट की फीचर क्या है? डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो अगेन डीकंडेंस स्टेट में हो जाएगा, टेंगल्ड स्टेट में हो जाएगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रीअपियर हो जाएंगे, गोल्जी अपैरेटस रीअपियर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रीअपियर्स। अब जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होना है डीएनए मटेरियल का वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। डीएनए मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 फॉर्म हो चुकी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, और जितने भी ऑर्गेनलीज हैं उनका अभी जितने भी ऑर्गेनलीज थे उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टीलोफेज में हो जाता है। और यहाँ पर हमारा कैरियोकाइनेसिस जो है वो ख़त्म होता है। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप्स थे, 4 फेजेस थे जो हमने पढ़े, जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कैरियोकाइनेसिस क्या था? इसमें होता था न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता था। और पहले हमने देखा कि प्रोफेज 1 में क्या हुआ, हमारा जो क्रोमैटिन था वो थिन थ्रेड्स थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, दे स्टार्टेड कंडेंसिंग, उनका कंडेंसेशन होना वो स्टार्ट हो जाता है, उनका स्टार्ट हो जाता है, उनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर हो जाता है, गोल्जी अपैरेटस डिसअपेयर हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दे ऑल्सो डिसअपेयर्ड। उनका जो वो जैसे उलझे हुए थे, उनका जो था वो जैसे स्ट्रेट हो जाते थे, ठीक है। और मेटाफेज में क्या हुआ? मेटाफेज में वो सेंटर पर आकर अलाइन हो गए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटर ऑफ द सेल पर अलाइन हो गए, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट पर उनका अलाइनमेंट हो जाता है मेटाफेज में। और मेटाफेज में एक और की फीचर था कि दे आर बेस्ट स्टार्टेड अंडर द मेटाफेज, बिकॉज मेटाफेज में उनका कंडेंसेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, मेटाफेज में उनका कंडेंसेशन मैक्सिमम हो जाता है। देन नेक्स्ट हमारे पास था एनाफेज में क्या होता है, जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स था उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सो स्पिंडल फाइबर्स के साथ जो हमारे काइनेटोकोर्स अटैच थे, काइनेटोकोर्स हमने बताया था आपको न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर के होते हैं, ये न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर के होते हैं और ये स्पिंडल फाइबर से अटैच होते थे। सो जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ स्पिंडल फाइबर्स का, एक फोर्स एक्सर्ट होती है और जो हमारा सेंट्रोमेयर है वो सेंटर से ब्रेक हो जाता है। सेंट्रोमेयर के ब्रेक होने से हमारा जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। ऑपोजिट साइड की तरफ जब ये मूव करते हैं तो ऐसे मूव करते हैं कि सेंट्रोजोम का जो हेड होता है वो टुवर्ड्स द पोल होता है, और जो आर्म्स होती हैं, जो हमारे ये वाली आर्म्स होती हैं वो बिहाइंड पीछे की साइड को होती हैं, लाइक ऐसे, सॉरी ये ऐसे मूव करता है। सेंट्रोमेयर फेसिंग द पोल एंड द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। ये लाइन है एनसीईआरटी की। जो हमारा सेंट्रोसोम है वो किस साइड फेस करता है? पोल की साइड फेस करता है, और ये जो हमारी आर्म्स हैं वो ट्रेलिंग बिहाइंड पीछे की साइड को ऐसे करती हैं, मूव करती हैं। और टीलोफेज एंड में क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने कहा था जो हमारे पास क्रोमैटिन था पहले थिन कंडेंस हुआ था, हमारे पास डीकंडेंस हो जाएगा, फिर से जो है वो थिन स्टेट में आ जाएगा। जैसे हमारे पास पहले था वो ऐसा था, थिन था क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन थिन क्रोमैटिन हो जाता है और इसके अराउंड हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस बनना स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारे पास डिसअपेयर हो गई थी
हमारे प्रोफेज में, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो जाती है, गोल्जी अपैरेटस रीअपेयर हो जाते हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रीअपेयर हो जाते हैं, और इसी के साथ टीलोफेज में डिवीजन हो जाती हैं, जितने भी सब ऑर्गेनेल्स उनकी होती हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स ब्रेकेज। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटो अब हमने देखा कि न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड। हमारे पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं। 2 डॉटर न्यूक्लियाई अब तक हमने देख लिया है कि कैसे बनते हैं। 2 डॉटर न्यूक्लियाई तो बन गए हमारे पास। अभी हम क्या करेंगे, अब हमें 2 इक्वल सेल्स चाहिए। 2 इक्वल सेल्स कैसे बनेंगे? जब साइटोप्लाज्म का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सभी ऑर्गेनेल्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हम साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कैरियोकाइनेसिस इज डन। कैरियोकाइनेसिस में हमारा जो न्यूक्लियर था, जो हमारे पास डॉटर सेल्स थे, उनके जो न्यूक्लियस थे दोनों, वो डिवाइड हो चुके हैं, इक्वल डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब हम साइटोप्लाज्म का देखेंगे। एनिमल्स में और एनिमल्स के केस में और प्लांट्स के केस में इनका डिफरेंट मेथड होता है। एनिमल्स के केस में और प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में एक फोरो डेवलप होता है, और इनका जो मेथड है वो सेंट्रीपिटल मेथड है, सेंट्रीपिटल। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के केस में क्या होता है, एक प्लेट डेवलप होती है, सेल प्लेट। इस मेथड का क्या है? सेंट्रीफ्यूगल। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल मेथड एंड दिस एनिमल्स के केस में ये होता है सेंट्रीपिटल मेथड। अब ये मेथड्स होते हैं क्या है? सबसे पहले एनिमल्स का देख लेते हैं। एनिमल्स में कैसे होता है? ये होता है फोरो। तो फोरो में क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करता है आउटवर्ड टू इनवर्ड। साइटोप्लाज्म, हमारा जो साइटोप्लाज्म के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का, वो इनवर्ड मूव करने लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ये इनवर्ड, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स इनवर्ड मूव करता है, और टुवर्ड्स इनवर्ड मूव करने से इसमें क्या होता है, हमारा जो सेल है वो 2 पार्ट्स में इनका डिवीजन हो जाता है, और हमारे पास हमें मिल जाते हैं 2 डॉटर सेल्स। ऐसे होता है। ये हमारा फोरो है जो कि इनवर्ड से आउटवर्ड जा रहा है। इनका मूवमेंट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करता है इनवर्ड टू आउटवर्ड, इनवर्ड टू आउटवर्ड। दिस इनवर्ड टू आउटवर्ड इज़ अ मेथड नोन एज सेंट्रीपिटल। इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। फॉर एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना फिजिक्स में, जो ये उससे कोरिलेटेड है, इनवर्ड टू आउटवर्ड। ठीक है, इनवर्ड से, सॉरी हियर इज़ द मिस्टेक। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया।
आउटवर्ड से इनवर्ड मूव करता है। डेमोन्स्ट्रेट मैंने ठीक किया है बट लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आउटवर्ड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे फोरो बना हुआ, ऐसे फोरो बन जाता है, और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्लोली डीप इनसाइड मूव करता है, आउटवर्ड से डीप इनसाइड मूव करता है, और ये 2 सेल्स में इस तरह से डिवाइड हो जाता है इंटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ये हमारा केस है इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के केस में ऐसा होता है। सेंट्रीपिटल मेथड। और प्लांट्स के केस में क्या होता है? डायग्राम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थे हमारे डॉटर न्यूक्लियाई और ये है हमारा सेल। तो इस सेल में होता क्या है, ये हमारा प्लांट सेल है, इसमें एक सेंटर में से प्लेट फॉर्मेशन होती है इनवर्ड टू आउटवर्ड। एनिमल के केस में क्या हुआ था, सेंट्रीपिटल थी, फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, आउटवर्ड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोरो बनाकर इनवर्ड मूव करती थी, और इसमें क्या होता है, इनवर्ड टू आउटवर्ड मूवमेंट होता है। ऐसे सेंटर से प्लेट होनी स्टार्ट होती है। ये गोल्जी अपैरेटस जो होता है उसकी हेल्प से ये प्लेट फॉर्मेशन होती है सेंटर में, और ये प्लेट सेंटर से धीरे धीरे सेंटर से ये प्लेट मूव करती है टुवर्ड्स आउटसाइड, और ये प्लेट इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, हमारे साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और ये हमारे पास ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। फिर हमें 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं। सेल प्लेट फॉर्मेशन इज़ द कॉन्सेप्ट। सेंटर में जो है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाती है। सेल प्लेट फॉर्मेशन कैसे हो जाती है, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल वर्ड, रिमेंबर दिस वर्ड, सेंट्रीफ्यूगल। सेल प्लेट फॉर्मेशन इनवर्ड टू आउटवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल। जो सेल प्लेट है इनको डिवाइड कर देती है और 2 डॉटर सेल्स हमें मिल जाते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि साइटोकाइनेसिस जो है वो टेक प्लेस करे, क्योंकि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता और हमारे पास कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, बट साइटोकाइनेसिस जो है वो फर्दर नहीं हो पाता। और इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया है, न्यूक्लियस का डिवीज़न प्रॉपरली हो चुका है, और न्यूक्लियस का डिवीज़न मल्टी न्यूक्लिएट स्टेट है हमारे पास, और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई इकट्ठा हो जाएंगे, अकैम्युलेशन हो जाएगा बहुत सारे न्यूक्लियस का एक ही सेल में। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक होगा, देयर विल बी 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर विल बी मल्टी न्यूक्लियस condition. This condition, the multinucleate condition in which the cytokinesis do not takes place, this condition is known as syncytium। और इसकी NCERT में एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, एंडोस्पर्म, liquid endosperm of coconut. This is the example given in the NCERT. Syncytium, liquid endosperm of the coconut, cytokinesis।
ओके। न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक है बट उसमें बहुत से न्यूक्लियस हैं। कंडीशन इज कॉल्ड सिंसेशियम। एग्जाम्पल इज द लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, राइट। So in the next lecture we will study the meiosis, and meiosis is also again a very important concept, and I will teach you this concept. This was the part 1, mitosis, and in next lecture we will study the meiosis, the part 2 of the cell division. It will also be according to the NCERT. Make sure that you have done this chapter from the NCERT. You have to read the mitosis today. Mitosis will be on your tips. Read the NCERT and ask me if you have any queries, any doubts that will be resolved. Pinned it in comment section. कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो मैं उसको क्लैरिफाई कर दूँगी वहाँ पर, और इन नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको डाउट्स ले सकती हूँ इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द माइटोसिस, बट यू हैव टू रीड द NCERT. Most of the NCERT lines we have studied here and concepts are builded over here, so you have to read the NCERT. NCERT is very important. Read the NCERT line to line. If then you have any doubt, then ask me the doubt in the comment section. I will reply for the doubt. Till then, goodbye. Goodbye. Have a nice day. Thank you so much for watching, and bye. Take care. We will see you soon. Jai Hind.